नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 8 पढ़ेंगे और हम यूनिट 7 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है ये बिल्कुल सिलेबस वाइज नहीं चलता है। सिलेबस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली चीज़ों को नहीं दिया होता है कि हाँ क्लिफोर्ड ग्रीज, ठीक है, लेकिन आपको कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं जिसमें उनका कोई कोटेशन या फिर उनका कोई थियरी, कुछ थीम उनका है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। और अगर ऑप्शन में आ गया क्लिफोर्ड ग्रीज तो आप कहेंगे ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, फिर आप उनको नहीं लगाने वाले। ठीक है, तो इसी तरह के मैं एक उदाहरण के रूप में केवल बता रही हूँ। तो इसमें देखिए और भी ऐसे कोरिलेट थिंकर्स हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको फिर भी उनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें अपेक्षा की जाती है कि आप सब कुछ जानते रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड, इसीलिए जो क्वेश्चन बनता है वो अवधारणात्मक बनता है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्यों है जैसे शब्द होते हैं। ठीक है, यानी इसमें छिपा हुआ जो शब्द होता है वो क्यों होता है, और पीजीटी का जो होता है उसमें जो छिपा हुआ शब्द होता है वो क्या है। ठीक है, यानी जैसे कोई अवधारणा है, ये किसने दिया है, तो ये क्या हो गया, ये पीजीटी का हो गया। और इस अवधारणा के लिए 2-3 वर्ड दिए रहेंगे, ये किस अवधारणा से रिलेटेड है, ये अगर पूछेगा 3-4 अवधारणाएं हैं तो आपको अवधारणा आप जानते रहेंगे, थियरी जानते रहेंगे तो ही आपको रिलेट कर पाएंगे। तो ये क्यों है जैसे शब्दों को पूछता है तो ये थोड़ा सा गुण होता है, और जब गुण होता है तो आपको इसीलिए ये इतना समझा के आपको चीज़ों को बताया जाता है, इतना डिस्क्राइब करके, ताकि आपको कैसे भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप उसको तुरंत कोरिलेट करके आंसर को जान जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको सिलेबस के अलावा भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इस ग्रुप में। अगर इस ग्रुप में आप आए हैं तो इसका मतलब आप पूरा का पूरा सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे, ये आप याद रखिए। ठीक है, भले ही मैंने ग्रुप से संबंधित कुछ कड़े नियम बनाए हैं जो आपको बुरा लगता होगा, और ये इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक ग्रुप बनाया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और उसमें 17 में से 12 लोग जो है वो सेलेक्ट हुए थे, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता था उस ग्रुप में। कुछ लोग थे ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देते थे, इसलिए मैंने ये ग्रुप बिल्कुल साइलेंट ग्रुप बनाया है जिसमें मैं बोलूँगी और मैं जितना पूछूंगी आप उतना बताएंगे, इसके अलावा और भी कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और है कि मैं आपको कुछ गेस्ट क्वेश्चंस दूंगी, और वो गेस्ट क्वेश्चंस जो होंगे उसमें से आपको मैक्सिमम मतलब 30 से 40 क्वेश्चन आपको हो सकता है वहाँ से आ जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये, और इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर है आपका, ठीक है, फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। ये सब तब होगा जब आपके 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस ग्रुप में एडजस्ट हो जाइए, तब तक कुछ यूनिट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो है चीज़ें और भी हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी देखिए आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये सब आप जानते होंगे कि कोई भी परिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, और वो सभी जीवों का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, जैसे आप कोई फिश एक्वेरियम ले लीजिए, तो फिश एक्वेरियम में क्या होता क्या है कि एक ऐसी मछली भी होती है जो गंदगी को खाती है, उस एक्वेरियम को साफ़ करती है। ठीक है, तो हर मछली का अपना अपना रोल होता है। कोई मछली ऐसी होती है जिसके रहने से ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, किसी के रहने पे कुछ और भी फ़ायदे होते हैं, तो हर चीज़ का अपना अपना रोल होता है, और इसीलिए उसकी पूर्णता के लिए लोग हर प्रकार की चीज़ें उसमें डालते हैं। तो वही चीज़ होता है सामाजिक परिस्थितिकी का मतलब होता है कि जिस प्रकार से मनुष्य जो होता है वो परिस्थितिकी के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार जीवन के सभी प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं हमारे जीवन से जो रिलेटेड हैं। ठीक है, एक चींटी भी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने ये बात सुनी होगी कि अगर किसी जीव जंतु को हटा दिया जाए तो क्या होगा, पूरी की पूरी परिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है, आपने चीन में एक आंदोलन हुआ था चीन में स्पैरो किलर का, आप नहीं जानते होंगे शायद। तो उसमें क्या हुआ था कि सभी प्रकार की जो गौरैया थी, छोटी छोटी, बड़ी और उससे थोड़ी सी जो छोटी, उन सभी प्रकार की गौरैया को पकड़ के वो मारते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज़्यादातर जो अनाज है वो गौरैया लोग खा जाती हैं, और इससे हमारे यहाँ जो है अनाज की कमी हो जाती है।
तो गौरैया को मार मार के स्पैरो किलर का जो अभियान चला था, लोग जो है एक दिन में सैकड़ों गौरैया मारते थे। ट्रक की ट्रक पूरी गौरैया की लाशों से भरी रहती थी, उसको ले जाकर किसी दूसरे जगह पर डंप करते थे वो। ठीक है, तो काफ़ी दिन तक ये अभियान चला। उसके बाद देखिए चीन में ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। टिड्डियों के तूफान आते थे, कीड़े जो है वो फसल को खा जाते थे, बारिश भी कम हुई, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। एक छोटे से जीव के चले जाने से पूरा का पूरा तंत्र जो है विफल हो गया। लाखों मनुष्य भूखमरी से मर गए क्योंकि अनाज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है कि जैसे इसमें सामाजिक इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी कहता है, सामाजिक परिस्थितिकी कहता है कि जैसे मनुष्य जरूरी है वैसे ही सभी जीव जंतु जरूरी है। इसीलिए मनुष्य को स्वामी बनकर दूसरे जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर हावी होकर उनके जीवन के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। सभी को बराबर रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, याद रखिएगा, ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, और इसमें माना जाता है कि अर्थव्यवस्था का विकास कीजिए, आप विकसित होइए, आप खूब फैक्ट्रियाँ लगाइए, ठीक है, लेकिन उतना ही लगाइए जितना कि प्रकृति को नुकसान ना हो। आप पेड़ काट के अगर पौधे, आप फैक्ट्री लगाएंगे एक तरफ, तो आपने पेड़ काट दिया, जो उस पेड़ से फ़ायदा हो रहा था इकोलॉजी को, वो भी आपने नुकसान कर दिया। उसके बाद आपने पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें लगा दी, जैसे कि फैक्ट्री लगा दी, तो उसमें काफ़ी डस्ट निकलता है और पोल्यूटेड एयर निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दे रहे हैं प्रकृति को, तो डबल नुकसान हो रहा है। एक तो पेड़ काट दिया, दूसरा प्रकृति में नुकसान आप पहुंचाने वाली चीज़ें वहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो अवधारणा है वो दिया है मरे बुचकिन ने, और उन्होंने 20वीं शताब्दी में ये अवधारणा जो है वो दी हुई है, जिसमें ये माना जाता है कि मनुष्य जो है जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, और उनको काट के बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य ने जो ऊंच नीच का भेदभाव बनाया है कि ये मनुष्य जो है वो निम्न है, वो उच्च है, ये जीव जंतु जो है उच्च है, ये निम्न है। ठीक है, जैसे गाय को ऊंचा माना गया और किसी जानवर को नीचा माना गया, तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, और ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति की दी हुई चीज़ें, सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मनुष्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए और भी चीज़ें, परंपरागत ज्ञान, तो एक तरफ हमने देख लिया कि इकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। सामाजिक परिस्थितिकी का मतलब होता है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जो है वो अंतः क्रियात्मक संबंध के द्वारा एक दूसरे से संबंध स्थापित होगा, घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा। प्रकृति जो है मनुष्य की केयर करेगी और मनुष्य प्रकृति का केयर करेगा। ठीक है, और इस तरह से समाज व्यवस्था चलेगी। परंपरागत ज्ञान यानी स्थानीय ज्ञान जो होता है, आप जानते ही होंगे कि जो गाँव होते हैं और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, स्थानीय परंपराओं की जो चीज़ें होती हैं, जो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई है, वहाँ उन परंपराओं के माध्यम से इलाज किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उस परंपरा के माध्यम से चीज़ें की गई। ठीक है, और बहुत सी ऐसी जनजातियाँ हैं, जैसे जारवा जनजाति है, ओंगे जनजाति है, ये सब समुद्र के बीचों बीच जो स्पेस होता है, उस स्पेस में इनका घर है। ठीक है, और उनका जो बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, वो अपने परंपरागत ज्ञान की वजह से काफ़ी लंबा जीवन जीते हैं, कभी बीमार नहीं होते, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ उन्होंने एक ऐसा ज्ञान बना के रखा है कि उतने ही दूर में जितना उनका स्पेस है, उसी में हुई वो ऐसी चीज़ें उगा के ऐसी चीज़ें बना दे कि कभी भी उनको किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, उनको कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी चीज़, इनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनको फूड के लिए किसी अन्य जगह पर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उतने ही स्पेस में वो सब कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो ये फिर परंपरागत स्थानीय ज्ञान में देखिए क्या है कि जो परंपराओं से हमको मिला हुआ, आप दादी नानी के नुस्खे सुनते होंगे कि पहले लोग हॉस्पिटल नहीं जानते थे, और कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आज इतनी ज़्यादा विकसित हो गई हैं। आज हमारे पास मोबाइल आ गया है, सब कुछ आ गया है, और पहले के लोग बहुत लंबा जीवन जीते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, वो केवल एक निश्चित दिनचर्या के माध्यम से हेल्दी फूड खाते थे और निश्चित दिनचर्या को अपनाते थे, अनुशासित जीवन जीते थे। तो उससे क्या था, उनको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये प्राचीन परंपरागत ज्ञान है। ठीक है, प्राचीन परंपरागत ज्ञान है जिसके माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध जो है मनुष्य से जोड़ा जाता है। इसमें देखिए ज्ञान कौशल है, भाषा है, अपना रहन सहन है, वेशभूषा है। तो स्थानीय चीज़ों के माध्यम से रहन सहन, वेशभूषा और परंपराएं जो है वो चेंज होती रहती हैं।
तो इसमें देखिए सांस्कृतिक परिसर के भाषा, वर्गीकरण, संसाधन, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, अनुष्ठान है, आध्यात्मिकता है, ठीक है, ये सब कुछ सम्मिलित है, यानी जो स्थानीयता के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में विवाह होता है तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की परंपराएं निभाई जाती हैं, और जैसे ही साउथ इंडिया में विवाह होता है वहाँ पे अलग परंपराएं निभाई जाती हैं, ठीक है। और आप देखेंगे इधर उत्तर के साइड में अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। और गांव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गांव के परिप्रेक्ष्य में भी अलग अलग, गांव में अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्थानीयता के अंतर्गत वहाँ की जड़ी बूटी भी आ जाएगी, वेशभूषा भी आ जाएगा, पहनावा आ जाएगा, भाषा आ जाएगी, आध्यात्मिकता आ जाएगी, यानी उनके यहाँ जो देवी देवता होते हैं वो सब आ जाएंगे। अलग अलग गांव के अलग अलग देवी देवता होते हैं, आप जानते हैं, काफ़ी गांव में ऐसा प्रचलन है, ठीक है। तो इसके संबंध में एक आयोजन हुआ था एक, उसके बारे में हम जान लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। स्वदेशी ज्ञान और जलवायु परिवर्तन पर यूनेस्को की अफ्रीकी क्षेत्रीय विशेषज्ञ की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? केन्या में, ठीक है। 25 से 28 जून 2018 में हुआ था ये। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। परंपरागत ज्ञान की विशेषताएं देखिए क्या है। जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, जो दादी नानी के युगों से चला आ रहा ज्ञान है, और आप देखेंगे कि ये जो ज्ञान है ये कभी विफल नहीं होता, ठीक है। कोरोना काल में भी इसी ज्ञान से बहुत लोगों की जानें बची, और डॉक्टर्स पे भरोसा करके कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो परंपरागत ज्ञान की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी? यह जीवन निर्वाह की प्राचीन पद्धति है, यानी ये जो ज्ञान है ये जीवन जीने की प्राचीन पद्धति है, और इसमें पारंपरिक चिकित्सा शिल्प कौशल का ज्ञान इसमें समाहित है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग शिल्प कौशल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। पारंपरिक चिकित्सा आप जानते ही हैं कि यहाँ पे परंपरागत चिकित्सा चलती है जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आपने कुंगफू का नाम सुना होगा। चीन में जो कुंगफू गया था वो भारत से ही गया था, ठीक है। भारत के एक संत ने उनको सिखाया था। ये प्राचीन परंपरागत ज्ञान है। लेकिन देखिए आज कुंगफू जो है, कुंगफू के वजह से चीन कितना आगे जा रहा है, चीन कितना नाम कमा रहा है ठीक है। फिर अगला है ये मौखिक ज्ञान है। ये कोई लिखित ग्रंथ नहीं है जिसको दादा ने अपने पोते को दिया, ठीक है। इस तरह से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मौखिक ज्ञान है जिसमें एक के द्वारा दूसरे को चीज़ें बताई जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, ठीक है। और ये एक व्यवहारिक ज्ञान है। ये कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है कि आपने लिख लिया समझ लिया। व्यवहारिक ज्ञान है, चीज़ों को सिखा के समझा के किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कुम्हार है, कुम्हार के बेटे को क्या मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई पढ़ाई नहीं करनी होती। इसमें पिता धीरे धीरे छोटी छोटी बारीकियों को सिखाता चला जाता है, और ये मौखिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सिखाता है। फिर देखिए इसमें कुछ विशेषताएं हैं। स्थानीय और स्वदेशी औषधियों के माध्यम से इलाज को गांधी जी ने प्रोत्साहित किया। तो गांधी जी जो थे उन्होंने स्वदेशी पर बढ़ावा दिया, उन्होंने स्वदेशी की बात की। और लोकल नॉलेज, एक पुस्तक है लोकल नॉलेज, और ये पुस्तक लिखा है क्लिफोर्ड ग्रीज ने, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पुस्तक एग्जाम में आ सकता है। अब आप पूछेंगे क्लिफोर्ड ग्रीज है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो फ्रेंड्स लोकल नॉलेज तो है ना, लोकल नॉलेज है तो लोकल नॉलेज नामक पुस्तक चीज़ें पूछी जा सकती है इस टाइप की, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन प्रणाली के बारे में दिया था, और इसमें उन्होंने स्थानीयता को महत्वपूर्ण माना था कि प्रत्येक गांव की अपनी एक विधि है, अपना एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम के माध्यम से सब काम कर रहे हैं। किसी को भी बाजार की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने ही क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। शिल्पकला का इतना विकास वो कर चुके हैं कि अपनी आवश्यकता स्वयं ही और उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये बात एशियाई उत्पादन प्रणाली में कार्ल मार्क्स ने कही थी। इसको अलग ढंग से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। टोटमवाद देखिए स्थानीय संस्कृति का एक भाग है। टोटम का नाम आपने सुना होगा, जे लोंग ने सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ था, और दुर्खीम ने इसके बारे में काफ़ी अपना पूरा थियरी दिया हुआ है धर्म का। तो टोटम का मतलब होता है कि कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा प्रतीक कि जिसको हम अपना देवता मानते हैं, ठीक है, जिसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए गाय को क्या है, हमारा टोटम है, ठीक है, गाय जो है हमारा टोटम है, पीपल है टोटम है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार का कंपटीशन फ्रेंड बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको हर तरफ से तैयार रहना होगा, और इसीलिए आपको बारीक से बारीक चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पीपल जो है हिंदू धर्म का क्या है, तो पीपल का वृक्ष जो है वो टोटम के अंतर्गत आता है। गाय भी टोटम है, और इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें जिसके बारे में आप जानते रहिए, इसको टोटम के अंतर्गत माना जाता है।
और स्थानीय संस्कृति, टोटम मतलब देखिए स्थानीय संस्कृति से ये रिलेटेड होता है। अगर दूसरी जनजाति हो गई, दूसरे एरिया में हम पहुंच गए तो टोटम चेंज हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।